नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम मानव प्रजातियां या नस्ल, उसकी परिभाषा और उसकी वर्गीकरण के जो आधार हैं उसके बारे में जानेंगे। मानव प्रजाति को यदि हम समझें, यूँ प्रजाति न कह के इसको नस्ल कहा जाएगा। जो नस्ल एक बहुत ही नेगेटिव, नकारात्मक शब्द है, क्योंकि मानव नस्ल के आधार पर नस्लीय भेदभाव के कारण पूरा मानव जो इतिहास रहा है, साम्राज्यवाद का इतिहास रहा है, उस दौरान नस्ल के आधार पर अत्यधिक भेदभाव किया गया था और अत्याचार किया गया था। तो नस्ल को एक तरीके से बहुत ही एक भेदभाव रूप पूर्ण और मानवीय इतिहास में सबसे खराब पहलू के रूप में उसको देखा गया है और उसको एक कहें कि नस्ल के आधार पर लोगों को बांटना, गुलाम बनाना, उनके साथ में अत्याचार करना, उनके अधिकारों का हनन करना ऐसा किया गया था साम्राज्यवाद के दौर में। और उससे पहले भी भारत खुद गुलामी के दौर में नस्ल भेदभाव को सहन कर चुका है। तो मानव प्रजाति की परिभाषा की बात करें तो जो कुछ विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है, उसमें E.R. क्रॉबर ने इसको कहा है कि मानव प्रजाति या मानव नस्ल एक जैविक संकल्पना है। ये वंशानुक्रम, उत्पत्ति तथा उपजातियों का संबद्ध समूह है। ये एक जैविक उपक्रम के रूप में है, यह जैविक संकल्पना है जिसमें बायोलॉजिकल या जैविक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। तो जो शारीरिक संरचना है वो वैसी ही दिखाई देती है एक नस्ल के अंदर ज़्यादातर। टेलर ने कहा है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। मानव प्रजाति जो नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। तो सही मायनों में ये नस्ल ही है। हेडिन ने कहा है कि मानव प्रजाति एक जैविक नस्ल है जो अपने प्राकृतिक लक्षणों के योग में दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होती है। ये प्राकृतिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी तक वैसे ही संक्रमित रहते हैं। DM मजूमदार ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रजाति मानव का वह वर्ग है जिसमें कुछ निश्चित शारीरिक लक्षणों के मिलने से अन्य प्रजातियों में भिन्नता आ जाती है। तो अब इन परिभाषाओं से ये तो हम समझ चुके हैं कि मानव प्रजाति या नस्ल जो है वह एक जैविक संकल्पना है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राकृतिक जो शारीरिक लक्षण हैं वह एक नस्ल में समान होते हैं, लेकिन किसी भी नस्ल के आधार पे या रंग के आधार पे या किसी नस्ल को हम बड़ा या बुद्धिमान या श्रेष्ठ नहीं मान सकते और किसी दूसरी नस्ल को हम हेय दृष्टि से नहीं देख सकते। यदि श्वेत वर्ण का व्यक्ति है, कॉकोसॉइड है, तो वह अपने आप को श्रेष्ठ होने का दावा नहीं कर सकता, क्यों नस्ल के आधार पर, शारीरिक लक्षणों के आधार पर किसी नस्ल की या सभ्यता के रूप में श्रेष्ठ होने की बात को प्रामाणिक तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नस्लीय भेदभाव हुआ, जो गोरे अंग्रेज थे, गोरे वर्ण के जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को काले वर्ण के
भूरे वर्ण के लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहा और साबित करने की कोशिश की, और इसी कोशिश में उन्होंने गुलाम बनाए रखा और उनके साथ में अत्याचार किया। तो ये नस्ल भेदभाव जो है, यह भेदभाव जो है वैज्ञानिक आधार का, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि वह श्वेत वर्ण का है या गोरे अंग्रेज या जो श्वेत वर्ण के हैं वह नस्ल श्रेष्ठ है, और जो काले वर्ण के हैं वो नस्ल या वह लोग है कमज़ोर हैं, या है दृष्टि से उनको देखना चाहिए, या वह जीवन में कुछ श्रेष्ठ करने के लायक नहीं है। ये समझना बेहद बड़ी गलती है और उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब हम जाने कि मानव जो प्रजाति या नस्ल जो है उसके वर्गीकरण के क्या क्या आधार हैं। तो मुख्यतः ये हम समझ चुके हैं कि उसके वर्गीकरण के आधार जो हैं वो शारीरिक हैं। अब शारीरिक जो लक्षण हैं, चाहे उसमें आप जो बातें यदि जानना चाहें तो उसमें आप देखें कि जो बाह्य शारीरिक लक्षण हैं जिसके अंतर्गत त्वचा का रंग है, बालों की बनावट है, शारीरिक कद है, मुखाकृति है, नेत्रों का रंग और आकृति है, होठ का आकार, कान तथा ठुड्डी की आकृति आदि को आधार बनाया जाता है। आंतरिक या निश्चित शारीरिक लक्षण जो हैं उनके अंतर्गत हम सिर की आकृति, कपाल सूचकांक, कपाल धारिता, नासिका सूचकांक, रक्त वर्ग आदि को आधार बनाया जाता है। अब बाह्य लक्षणों में हम बात करें तो बाह्य लक्षण अनिश्चित भी होते हैं, उनमें परिवर्तन भी हो जाता है। तो त्वचा का रंग की बात करें उसमें बाह्य लक्षणों में, तो त्वचा का रंग प्रमुखतः यूँ बदलता रहता है। श्वेत से काले वर्ण के बीच में भी अलग अलग रंग होते हैं, लेकिन प्रमुखतः हम 3 इसको वर्णों में बांट सकते हैं। पहला श्वेत वर्ण के, फिर पीले वर्ण के और फिर काले या भूरे वर्ण के। तो श्वेत वर्ण के लोग जो हैं वो कॉकसॉइड के अंतर्गत ज़्यादातर उनको स्वीकार किया जाता है। कॉकसॉइड प्रजाति के अंतर्गत उनको होते हैं। दूसरे जो पीले वर्ण के हैं वो मोंगोलॉइड हैं, और जो काले वर्ण के हैं वो निग्रोइड होते हैं। ये प्रमुख विभाजन किया जाता है मुख्यतः। यूँ अलग अलग इनमें भी उप विभाजन होता है। बालों का रंग वो बनावट का हम देखें तो इस आधार पर जो 3 तरह के बालों की बनावट होती है। एक सीधे बाल आप देखेंगे कि वो मंगोलियन जो प्रजाति है, जो पीले वर्ण के लोग होते हैं, उनके बाल सीधे होते हैं, मोटे होते हैं, कड़े और लंबे होते हैं। तो आप जैसे उत्तर पूर्वी भारत के निवासियों की राज्य, उत्तर पूर्वी जो भारत के राज्य हैं उनको, वहाँ के निवासियों को देखेंगे तो उनके बाल सीधे होते हैं। चीन के, जापान के वो मंगोलॉइड है। लहरदार बाल वो कॉकेशियन जो श्वेत वर्ण के होते हैं, उनके बाल मुलायम होते हैं, पतले और लहरदार होते हैं। और छल्लेदार बाल जो होते हैं वो निग्रोइड लोगों के होते हैं। अब शरीर का कद की बात करें तो शरीर का कद में आप नाटा कद हो सकता है, मध्यम कद, लंबा कद, बहु कद। वो उसका एक सीधा वर्गीकरण करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लंबे कद में निग्रोइड लोग आता है। लंबे कद में ऑस्ट्रेलियाई और भूमध्य सागरीय देशों के लोग आते हैं। मध्यम कद में मेलेनेशिया, इंडोनेशिया, मंगोलॉइड आते हैं। मंगोलॉइड ज़्यादातर छोटे कद के होते हैं। और नाटा कद में मध्य अफ्रीका, दक्षिण भारत, पूर्वी एशिया के लोग को शामिल किया जाता है।
अब उससे पहले जो हमने वर्ण आधारित, ये त्वचा के रंग के आधारित जो हमने वर्गीकरण किया था, उसमें हम श्वेत वर्ण के जो लोग हैं वो कॉकेशियन हैं और वो मुख्यतः यूरोप, उत्तरी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में मिलते हैं। पीत वर्ण के जो लोग हैं वो मंगोलॉइड हैं। पीले वर्ण के वो एशिया में आपको मिलेंगे, मुख्यतः पूर्वी एशिया में। उत्तरी अमेरिका में तो मंगोलॉइड चाहे एस्किमोज होते हैं, वो भी मंगोलॉइड प्रजाति के हैं। रेड इंडियन हैं, वो भी मंगोलॉइड प्रजाति के होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी इस रंग के लोग देखने को मिलते हैं, चाहे वो पूर्वी जो एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सभी लोग जो हैं जो मंगोलॉइड प्रजाति के हैं। चीन, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सभी जो हैं इसमें मंगोलॉइड प्रजाति में आएंगे। श्याम वर्ण में हम जानते हैं कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों के जो लोग हैं, अफ्रीका के काफ़ी देशों के जो लोग हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। मेलानेशिया और जो प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह हैं उनके लोग जो इसमें शामिल किए जाते हैं। चेहरे की आकृति के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। जबड़ों के उद्भार के आधार पे भी इनको अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। जैसे निग्रोइड प्रजाति के लोगों के जबड़े अधिक उभरे होते हैं, इसके विपरीत जो कॉकेशियन प्रजाति के लोगों के जबड़े दबे हुए होते हैं, और मंगोलॉइड प्रजाति के लोग के जबड़े जो होते हैं वो कम उभरे हुए होते हैं। आँखों का रंग और बनावट के आधार पर भी, होठ के आकार के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे निग्रोइड लोगों के होठ फूले बाहर को उल्टे हुए और उनकी झिल्ली का अंश बहुत मोटा होता है। तो ये तो बाह्य लक्षणों के आधार पर जो मानव नस्ल है उसका वर्गीकरण होता है। जो आंतरिक जो शारीरिक लक्षण हैं उसमें जैसे कपाल सूचकांक, या जिसको कहें हम सिर की बनावट, तो कपाल सूचकांक को निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है कि सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई इंटू 100। सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई गुणा 100 करने पर हमें कपाल सूचकांक का पता चलता है। और कपाल सूचकांक जो है वह भी मानव नस्ल को उसके आधार पर भी मानव नस्ल को अलग अलग किया जा सकता है। अलग अलग विद्वानों ने उसको इस तरीके से मानव नस्ल को या मानवीय प्रजाति को समझने की कोशिश और वर्गीकरण करने की कोशिश की है। तो लंबे सिर के लोग जो हैं वो निग्रो, एस्किमो, निग्रोइड, द्रविड़, यूरोपियन, अमेरिकन, इंडियन होते हैं। मध्यम सिर के लोग वो भूमध्य सागरीय, बुशमैन, नॉर्डिक आदि होते हैं। और छोटे सिर के लोग जो हैं वो कॉकेशियन, मंगोल, तुर्क, आल्प्स होते हैं। तो उस तरीके से मुख्यतः 3 तरीके के कपाल सूचकांक के आधार पर 3 वर्गीकरण किए गए हैं। लंबे सिर के लोग जिनकी सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई, तो लंबाई ज़्यादा होगी, और मध्यम सिर के लोग और चौड़े सिर के लोग। फिर कपालधारिता, सिर की खोपड़ी में जल भरकर कपालधारिता निर्धारित की जाती है। इसका संबंध शरीर के आकार से होता है। यूरोपीय पुरुषों की कपालधारिता जो है वह ज़्यादा होती है। निग्रो और बोने लोगों की कपालधारिता कम होती है। उसी के बाद में तीसरा जो एक आधार है आंतरिक शारीरिक लक्षणों का, उसमें नासिका सूचकांक है। नासिका की चौड़ाई बटा नासिका की लंबाई गुणा 100 के द्वारा नासिका सूचकांक का पता लगता है, जिसमें लंबी या पतली नाक जो कॉकेशियन लोगों की होती है, मध्यम नाक जो मंगोलॉइड लोगों की होती है, और चौड़ी या चपटी नाक जो निग्रोइड लोगों की होती है।
सामान्यतः। तो इस आधार पर वर्गीकरण मानव प्रजातियों का किया गया है। नासिका सूचकांक के आधार पर हैडन ने प्रजातियों के वर्गीकरण का किया है और उसको नासिका सूचकांक को ज़्यादा महत्व दिया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शारीरिक लक्षणों को महत्व दिया है। तो यह मानव प्रजातियां या मानवीय नस्ल की परिभाषा और वर्गीकरण के आधार होते हैं। अगली कक्षा में हम अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई मानव नस्ल का वर्गीकरण को पढ़ेंगे और फिर एक सामान्य जो वर्गीकरण है उसको भी जानेंगे। धन्यवाद।